नमस्कार। जय हिंद बच्चों। आज हम आपके लिए 12वीं कक्षा के भूगोल भाग 1 के कुछ इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो इसका सही आंसर चले जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिकित्सा भूगोल। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो मानव भूगोल का जनक रैटजेल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये किसने कहा था? तो इसे टेमारी सैंपल ने कहा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो मानव भूगोल से संबंधित हमारे बेटेंड रसेल जी नहीं है। अगला प्रश्न है, संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो संभववाद अवधारणा में प्रकृति घटक और मानवीय घटक दोनों को महत्वपूर्ण माना गया है। अगला प्रश्न है, मानव निश्चयवाद से संबंधित कौन है? तो मानव निश्चयवाद से संबंधित हमारे टेलर जी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो भौगोलिक सूचना का स्रोत हमारा प्राचीन महाकाव्य नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता? तो समकालनात्मक अनुशासन ये जो है भूगोल का वर्णन नहीं करता है। अगला प्रश्न है, प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कारक हमारा तकनीकी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? तो ये परिवहन जो है मानव का मूल आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा कृषि, गृह यानी घर और वस्त्र मानव की मूल आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है? तो पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण जो है वो काम और रोजगार है। इसी के चलते पुरुष लोग अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? तो हमारा सही आंसर चले जाएगा दक्षिणी पूर्वी एशिया। यहाँ सबसे अधिक आबादी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है कहाँ पर? तो ये हमारा अफ्रीका में हो जाएगा। ध्यान रखने वाली बात है, मानव का आरंभ भी अफ्रीका से ही हुआ था। अगला प्रश्न है, उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा है? तो ये हमारा चले जाएगा यमन के साथ। यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है वो वहाँ का स्थलाकृति हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई? तो ये 1999 में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है? तो ये हमारा लाटविया जो है एक देश जहाँ की जनसंख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक है इन चारों में से जो सबसे अधिक है वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का है। यूं तो सबसे अधिक जनसंख्या हमारा चीन का है। दूसरे नंबर पे अपना देश भारत आता है। अगला प्रश्न है, जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? तो यह सिद्धांत जो दिया था नोएस्टीन ने दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? तो जनसंख्या परिवर्तन का कारक प्रवास भी है, जन्म भी है, मृत्यु भी, यानी आवास जो है जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। तो ये किसके लिए उत्तरदायी है? ये प्रवास के लिए उत्तरदायी है। तो प्रतिकर्ष का अर्थ होता है कि
मतलब मजबूरन किसी स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना, और अपकर्ष का अर्थ होता है किसी लोभ या अपनी सुविधा के लिए किसी अन्य क्षेत्र में चले जाना। तो दोनों जो है प्रवास के कारण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? अपकर्ष कारक नहीं है तो इसमें हमारा सही चले जाएगा रहन सहन की निम्न दशाएं। इसके अलावे अच्छी दशाएं के लिए भी हम अपकर्ष कर सकते हैं। शांति और अस्थायित्व के लिए, अनुकूल जलवायु के लिए भी हम कहीं जा सकते हैं, लेकिन कहीं पे अगर घटिया रहन सहन का स्तर है तो वहां हम नहीं जाएंगे। अगला प्रश्न है, सऊदी अरब में किस दिशा के क्षेत्र में सबसे घनी आबादी प्राचीन काल से ही है? तो सऊदी अरब के किस क्षेत्र में? तो पश्चिमी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस वर्ष के आसपास विकसित और विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या लगभग बराबर थी? तो ये हमारा लगभग 1970 के आसपास थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक तथ्य नहीं है? तो इसमें देखते हैं, विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है। तो बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा अगला है, विश्व जनसंख्या में प्रतिवर्ष 8 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं। ये भी सही है। अगला है, 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे। ये भी सही है। अगला है, जनांकी संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। तो ये हमारा तथ्य नहीं है, ये गलत बात है। तो हमारा ये तथ्य नहीं है, ऑप्शन डी चला जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक विरल जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र नहीं है? तो इसमें विरल मतलब कम, तो दक्षिणी पूर्व एशिया यहाँ सबसे अधिक है और यहाँ पे बोल रहा है विरल, तो ये वाला नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है? तो ये हमारा चले जाएगा जनसंख्या का घनत्व। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? तो उत्तरी अमेरिका में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस क्षेत्र में 15 वर्ष से अधिक आयु के साक्षरों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो ये हमारा सही आंसर चला जाएगा पूर्वी यूरोप और स्वतंत्र देशों का राष्ट्रकुल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे प्राथमिक आर्थिक व्यवसाय में सम्मिलित नहीं किया जाता? तो ये किसे नहीं सम्मिलित किया था? तो हमारे भंडारण को। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में किसकी कोटि उच्चतम है? तो इन चारों में से मानव विकास सूचकांक सबसे अधिक किसका है? तो नॉर्वे का है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे, ये कहाँ के मूल निवासी थे? तो ये पाकिस्तान के मूल निवासी थे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मानव विकास का स्तंभ है? तो समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा हमारा आंसर। अगला प्रश्न है, इनमें कौन एक मध्यकालीन नगर है? तो मध्यकालीन नगर हमारा आगरा है। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक 2005 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित कौन सी कोटि थी? तो भारत की कोटि कौन सी थी? तो इसमें हमारा 127वां स्थान था भारत का। अगला प्रश्न है, विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन सहायक है? तो सही आंसर चला जाएगा प्राकृतिक संसाधन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा देश विकासशील है? तो इसमें नाइजीरिया जो है ये विकासशील देश है। इसके अलावा जापान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ये विकसित देश है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र हैं? तो सही आंसर चला जाएगा हमारा स्वास्थ्य, संसाधन, शिक्षा यानी उपरोक्त सभी के साथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मानव विकास का स्तंभ नहीं है? तो मानव विकास का स्तंभ कौन नहीं है?
समानता, सततता, यानी जनसंख्या जो है मानव विकास का स्तंभ नहीं है। अगला प्रश्न है 2005 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कितने देशों में मानव विकास का स्तर यानी HDI वो 0.8 से अधिक है? तो ये कितना है, कितने देशों में? तो इसका सही आंसर चले जाएगा हमारा 57 देशों में, ऑप्शन सी। 57 देशों का जो है HDI सूचकांक वो 0.8 से अधिक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है? तो चुकंदर जो है वो खाद्य फसल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? तो सीमांत भूमि जो है इसका उपयोग भू उपयोग संवर्ग नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है? तो खट्टे रसदार फल जो है वो भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो रोपण फसल हमारा कॉफी, गेहूं, गन्ना, रबड़। तो इसमें हमारा सही आंसर चला जाएगा गेहूं के साथ। बाकी कॉफी, गन्ना और रबड़ को रोपा जाता है और गेहूं को बुना जाता है। अगला प्रश्न है, सहकारी कृषि अधिक सफल रही है? तो ये कहां पर रही है? ये डेनमार्क में रही है। अगला प्रश्न है, यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकसित किया गया था? तो इसमें रोपण कृषि विकसित करी गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी एकल कृषि नहीं है? तो कौन सी एकल कृषि नहीं है? तो इसमें मिश्रित कृषि जो है वो एकल नहीं है। इसके अलावा डेयरी, रोपण और वाणिज्य एकल कृषि है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में निम्न प्रदेश में किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती? तो इसमें अमेजन बेसिन में जो है वहाँ अनाज की कृषि नहीं होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश में गेहूं व चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थी? तो ये मैक्सिको और फिलीपींस में की गई थी। अगला प्रश्न है, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल बोई जाती है? तो शुष्क कृषि में गन्ना बोई जाती है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है? तो कृषि आधारित उत्पाद कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर चला जाएगा नमक समुद्र के जल से यानी खारे पानी से उगाया जाता है। अगला प्रश्न है, ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? तो ब्राजील के कॉफी बागान को फेजेंडा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो रोपण फसल कौन नहीं है? तो चावल। अगला प्रश्न है, गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? तो 10 से 20 डिग्री सेल्सियस यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, आज विश्व में लगभग कितने लोगों भरण पोषण चलवासी पशुचारण पर निर्भर है? तो कितने लोग जो है भरण पोषण चलवासी पशुचारण पर निर्भर है? तो इसका सही आंसर चले जाएगा लगभग 2 करोड़ यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, चावल धान की खेती संबंधित है? तो ये गहन निर्वहन कृषि के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, रबड़ का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो ये मलेशिया है। अगला प्रश्न है, कृषि के अंतर्गत हम इनमें से किसे लेते हैं? तो कृषि के अंतर्गत हम फल का उत्पादन भी होता है, पशुपालन भी होता है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृषि के लिए इनमें से कौन सबसे अधिक उपयुक्त है? तो कृषि के लिए सबसे अधिक उपयुक्त जो है वो मैदानी भाग होता है। अगला प्रश्न है, कृषि निर्धारण में किस कारक का भारत में जबरदस्त हाथ होता है? तो भारत में जो है कृषि निर्धारण के लिए सबसे अधिक वर्षा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, किस फसल की खेती में बुआई के समय कम तापमान होना चाहिए? तो ये गेहूं ठंडे समय में बोया जाता है। अगला प्रश्न है,
किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर की जाती है? तो इसमें चाय की खेती जो है वो पहाड़ी ढालों पे की जाती है, क्योंकि उसके जड़ में पानी अधिक देर तक नहीं टिकना चाहिए। अगला है, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर चीन के साथ चले जाएगा। अगर उत्पादक देश पूछे तो चीन, लेकिन अगर पूछे सबसे अधिक खपत कहाँ पे होती है तो भारत में होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है? तो वो कुटीर उद्योग करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है? तो इसका सही आंसर चले जाएगा पूंजी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है? तो सही मेल कौन खाता है? तो इसको देखते हैं। स्वचालित वाहन उद्योग लॉस एंजिल्स, तोप निर्माण उद्योग लुसाका, वायुयान निर्माण उद्योग फ्लोरेंस, लौह इस्पात उद्योग पीटर्सबर्ग। तो हमारा यही जो है सही मेल खा रहा है, यानी लौह इस्पात उद्योग किसने स्थापित किया था? पीटर्सबर्ग ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? तो इसका सही आंसर चला जाएगा मछली पकड़ना। अगला प्रश्न है, चॉकलेट में कौन सा पदार्थ का उपयोग होता है? तो चॉकलेट जो है वो कोको का बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप है? तो द्वितीयक का इसमें टोकरी बुनना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक जोड़ा मेल खाता है? तो लौह इस्पात उद्योग अहमदाबाद, सूती वस्त्र उद्योग जमशेदपुर, पेट्रो रसायन मुंबई, चीनी उद्योग बरौनी। तो इसमें हमारा सही आंसर चले जाएगा पेट्रो रसायन मुंबई, ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप है? तो ये व्यापार जो है ये तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन ओपेक का सदस्य है? तो ओपेक का सदस्य जो है वेनेजुएला है, वेनेजुएला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं? तो ये हमारा पंचम क्रियाकलाप में किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप कौन सा है? तो ये हमारा शिक्षण व्यवस्था है, विश्व का सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य कथन नहीं है? तो ये जो है हमारा बाह्य स्रोत दक्षता को बढ़ाता है और लागतों को घटाता है। तो ये हमारा सत्य है। कभी कभार अभियांत्रिकी और विनिर्माण कार्यों में भी बाह्य स्रोतन की जा सकती है। तो ये भी हमारा सही है। अगला है, बीपीओज के पास केपीओज की तुलना में बेहतर व्यवसाय अवसर होते हैं। ये गलत है, यानी हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो ये हमारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है। अगला प्रश्न है, ट्रांस महाद्वीप स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है। ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है। तो ये किसको जोड़ता है? तो ये डार्विन को मेलबर्न से जोड़ता है। अगला प्रश्न है, पनामा नहर जोड़ती है। तो पनामा नहर किसको किसको जोड़ती है? तो कैरोबियन सागर को मैक्सिको की खाड़ी से। अगला प्रश्न है, विंग इंच संबंधित है। तो विंग इंच किससे संबंधित है? पाइपलाइन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, महामार्ग का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो ये जर्मनी में हुआ था। अगला प्रश्न है,
संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? ये संचार कहलाता है। अगला प्रश्न है, बृहद ट्रंक मार्ग होकर जाता है, किसके होकर जाता है? तो ये हमारा जाता है उत्तर अटलांटिक महासागर से होते हुए। अगला प्रश्न है, चैनल टनल जोड़ता है, किसको जोड़ता है? तो ये जोड़ता है पेरिस और लंदन को। अगला प्रश्न है, उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है, तो ये हमारा उत्तर अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है। अगला प्रश्न है, राइन जलमार्ग जोड़ता है, तो राइन जलमार्ग जो ये जर्मनी और नीदरलैंड को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर जोड़ती है, तो स्वेज नहर किसको जोड़ती है? ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। अगला प्रश्न है, पनामा नहर जोड़ता है, तो पनामा नहर ये कोलोन से होकर गुजरता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन सा है? तो ये ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में इंटरनेट का प्रयोग सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक इंटरनेट का उपयोग जो होता है वो अमेरिका में होता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर किस देश का स्वामित्व है? तो इंटरनेट का स्वामित्व अभी तक किसी भी देश का नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से किन दो देशों के बीच गैस पाइपलाइन बनने पर विचार हो रहा है? तो ये विचार जो हो रहा है ईरान और भारत के बीच। अगला प्रश्न है, दो देशों के मध्य व्यापार को क्या कहते हैं, यानी क्या कहलाता है? ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महाद्वीप में से किसी एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है? तो ये हमारा यूरोप से होता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में कौन सा एक ओपेक का सदस्य है? तो ओपेक का सदस्य सीधी सी बात है वेनेजुएला है। अगला प्रश्न है, जाम्बिया अपनी विदेशी मुद्रा का 95% किस क्रियाकलाप से अर्जित करता है? तो ये तांबे का निर्यात करके करता है। अगला प्रश्न है, बाहरी देश से कोई सामान मंगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे आयात कहते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व के प्रमुख समुद्री पत्तन निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो ये विस्तृत पत्तन के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, किस झील के चारों ओर बसा अधिवास किस प्रतिरूप में आएगा? किसी झील के चारों ओर बसा अधिवास, तो झील के जो चारों ओर बसा रहता है वो वृत्ताकार रूप में रहता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन औद्योगिक नगर है? तो औद्योगिक नगर हमारा लाहौर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन ग्रामीण बस्ती का प्रकार है? तो ग्रामीण बस्ती जो होते हैं वो गुच्छ में अर्धगुच्छित और पल्लवीकृत सभ्य होता है, यानी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या है? तो इसकी लघुत्तम इकाई पल्ली होती है। अगला प्रश्न है, किसी बस्ती की कम से कम कितनी आबादी होने पर अमेरिका में शहर कहा जाता है? तो अमेरिका में अगर किसी बस्ती की कम से कम 2500 आबादी यानी 2500 आबादी हो जाए तो उसको शहर का मान्यता दे दिया जाता है। अगला प्रश्न है, 2006 में विश्व की कितनी प्रतिशत आबादी नगरीय थी? तो 2006 में लगभग 50% आबादी जो है वो नगरीय थी। अगला प्रश्न है, 2006 के प्रारंभ में दक्षिणी अमेरिका के कितने नगरों में आबादी 10 लाख तक हो गई थी? तो ये लगभग 43 नगरों में 10 लाख तक आबादी हो गई थी। अगला प्रश्न है, ग्रामीण अधिवास के निवासी मुख्यतः संलग्न रहते हैं, तो वो कथी में रहते हैं? वो प्राथमिक क्रिया यानी कृषि क्षेत्र से जुड़े रहते हैं। अगला प्रश्न है, रूस के टुंड्रा भाग में रहने वाली आदिम जाति इनमें से कौन है? तो रूस के टुंड्रा में याकुत नाम की आदिम जाति रहते हैं। अगला प्रश्न है, कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो इसमें बुशमैन नाम की जनजाति निवास करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बस्ती प्रतिरूप सड़कों, नदियों या नहरों के सहारे विकसित होती है? तो सड़क, नदी, नहर ये सब किस आकार का होता है? तो ये हमारा
रैखिक आकार होता है, तो रेखीय इसको बोला जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है? तो इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? तो निम्नलिखित में सांस्कृतिक नगर जेरूसलम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अंतर्राष्ट्रीय समुद्रिक पतन नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्रिक पतन मैफिन्स नहीं है। अगला प्रश्न है, जल अभाव वाले क्षेत्र में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो इनमें गुच्छित बस्तियां पाई जाती है। अगला प्रश्न है, रेडियर किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो रेडियर जो पाया जाता है वो टुंड्रा क्षेत्र में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मसाई क्या है? तो मसाई एक प्रकार का जनजाति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित, ये लास्ट प्रश्न होगा, निम्नलिखित में किसमें संयुक्त अरब अमीरात में लिंग अनुपात को निम्न किया है? तो किसने किया है? तो पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास करके। इसी के साथ हमारा ये आज का प्रश्न संग्रह समाप्त होता है। धन्यवाद।